दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगी। इसमें आज हम लोग देखेंगे ब्रिटिश भू व्यवस्था यानी ब्रिटिश भू बंदोबस्त जो यहाँ पे हुआ था ब्रिटिश काल में, उसके कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट देखेंगे, मेन जो उन्होंने किया था यहाँ पे, ताकि आपके एग्ज़ाम में वो सहायक हो। ठीक है, उसके अंदर क्या प्रावधान थे वो इतना ज़्यादा पढ़ना यहाँ पे बेकार होगा। ठीक है, जैसे आपका वनडे एग्ज़ाम वगैरह है तो अंदर की चीज़ तो वो नहीं पूछेगा। ठीक है, वो आपका कहाँ काम आता है, जहाँ आप रिटर्न एग्ज़ाम करते हैं वो अंदर की चीज़ जो हुई थी उसमें क्या क्या किया था, कैसे किया था, वो बात की बात है। ठीक है, उसको बाद में देखेंगे। यहाँ पे आपके एग्ज़ाम के हिसाब से हम ये चीज़ें को देखेंगे। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, कल हम लोग जो संडे है, कल 7:30 बजे के टाइम पे आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लाइव आएंगे। और जो आपको मैंने टॉपिक दे रखे हैं, जैसे चंद और कत्यूरी राजवंश मैंने उत्तराखंड से आपको दे रखा है क्विज के लिए, वैसी ज्योग्राफी से मैंने आपको ज्वार-भाटा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के साथ साथ अफ्रीका महाद्वीप के बारे में मैंने आपसे प्राकृतिक जो है उसके बारे में टॉपिक दिए है। साथ ही जो हमारा हिंदी वाला है उसमें मैंने हिंदी वाक्य वाला जो आपको टॉपिक दे रखा है उसको आप लोग तैयार करना। और जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें राज्यों के पुनर्गठन को लेकर और राज्यों के निर्माण को लेकर जो टॉपिक दिया है वहाँ से मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूँगा। और आप सब लोग 7:30 बजे तक कोशिश करना कि आप 7:30 बजे तक फ्री रहें। ठीक है, यानी 7:30 से 8:15 8:20 तक हम ये चीज़ों को चलाएंगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम लोग उसमें जुड़ेंगे। ठीक है, दूसरा आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। ठीक है, आज के टॉपिक का नाम क्या है, ब्रिटिश भू बंदोबस्त, यानी ब्रिटिश के द्वारा यहाँ पे जो भूमि का क्या किया गया था, बंदोबस्त किया गया था। अब यहाँ पे से देखना, आप लोगों का क्वेश्चन ये पूछता है पेपर में, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से यहाँ तैयार कर लेंगे, फिर वहाँ आप मात नहीं खाएंगे। ठीक है, जितना मैं बता रहा हूँ उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो मैं बता दूंगा। देखिए, उत्तराखंड में क्या था, जैसे पहले के टाइम पे थे राजा महाराजा लोग थे, उनके टाइम पे भी क्या हो रहा था, ब्रिटिश मतलब जो भू व्यवस्थाएँ चल रही थी वो चली आ रही थी। ठीक है, चाहे चंदवंश हो, गोरखा थे, लेकिन ये एक सिस्टमेटिक तरीका नहीं था, क्योंकि चंदवंश तक तो सिस्टम सही था, लेकिन गोरखाओं ने बहुत ही यहाँ पे क्या किया, अत्याचार किया, अन्याय किया। किनके साथ, चाहे वो किसान वगैरह हो या जो ऐसे व्यक्ति जो राजस्व देते हो, भू लगान वगैरह जो देते हो। ठीक है, कोई भी हो सकता था वो वर्ग, वो एक सिस्टम सही नहीं था। ठीक, तो जब ब्रिटिश यहाँ पे आए थे, ब्रिटिश ने क्या किया, अब देखो थोड़ा सा आप पढ़े लिखे होंगे, लॉजिक तो होगा ही होगा, उन लोगों ने यहाँ पे भू बंदोबस्त का सिस्टम शुरू किया। अब कई लोगों को ये पता नहीं होगा भू बंदोबस्त क्या होता है। ठीक है, देखिए अब रेवेन्यू तो चाहिए चाहिए यहाँ पे, अगर आप शासन कर रहे हो तो आपको राजस्व मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस राजस्व के लिए कोई भी क्या सरकार क्या करती है, भूमि का बंदोबस्त करते हैं। उसमें नापजोक करेंगे कि कौन सी भूमि कितनी है, यानी सिंचित भूमि कितनी है, जोत कितने हैं, या भूमि ज़मीन का आकार कितना है, कितना उसमें उगाही की जा सकती है। इस टाइप का एक सेटलमेंट, एक टाइप का रिकॉर्ड रखना भूमि बंदोबस्त कहलाता है। ठीक है, तो इसी भूमि बंदोबस्त में जो ब्रिटिश ने किया, हम इस चीज़ को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कुछ फैक्ट हैं जो मैं आपको सीधे बताऊंगा। ठीक है, इन लोगों ने यहाँ पे लगभग 11 बंदोबस्त किए। किसने, ब्रिटिश ने। कितने किए, 11। ठीक है, और भारत में अगर आप देखेंगे, यानी उत्तराखंड में 12 या 13 बंदोबस्त, फिर तो चलते रहता है, स्वतंत्रता के बाद भी हुआ था, लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि ब्रिटिश भू बंदोबस्त। ठीक है, अगर आपसे पूछता है ब्रिटिश द्वारा यहाँ कितने बंदोबस्त किए गए ज़मीन के या भूमि के, तो आप लोग कितने कहेंगे, 11 कहेंगे। अब जो 11 बंदोबस्त थे, इसका मेन उद्देश्य क्या था, कृषि क्षेत्र का प्रबंधन करना और अपने लिए राजस्व की उगाही करना। ठीक है, इस बंदोबस्त का मुख्य उद्देश्य था, तो ब्रिटिश ने ये काम भी यहाँ पे किया। देखिए, अब जो बंदोबस्त हो रहा था वो गार्डनर के काल से लेके, किसके काल से लेके, गार्डनर के काल से लेके इबर्टसन के काल तक चले आए। ठीक है, अभी बताऊंगा आपको कौन थे क्या थे। इबर्टसन लास्ट जो 11वां बंदोबस्त हुआ था वो 1928 27 या 28 के आसपास हुआ था। ठीक है, 1928 के आसपास जो लास्ट बंदोबस्त इन्होंने किया था वो इबर्टसन ने किया था, वो यहाँ पे शासन कर रहा था। और जो पहला बंदोबस्त किया था वो 1815-16 के आसपास किसने किया था, गार्डनर ने किया था। ठीक, तो देखिए, आप लोगों को तथ्य के रूप में ये पता होना चाहिए, पहला अगर बंदोबस्त पूछता है वो किसने किया था कहता है, तो आप कहोगे ई गार्डनर। ठीक है, और जो ब्रिटिश के समय अंतिम बंदोबस्त था वो हुआ था 1928 के आसपास, वो किसने किया था, इबर्टसन नामक व्यक्ति ने किया था। ठीक है, अब देखिए हम इसके बारे में पढ़ेंगे कैसे हो रहा था वो चीज़। सबसे पहले आपको एक फैक्ट के तहत एक सीरीज बना लीजिए, उसके बाद उसमें हम डीपली आएंगे, उसमें बताऊँगा मैं कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, देखिए
आप पहला जो हुआ था वो कब हुआ था? 1815 में। और ये कहाँ था? कुमाऊं के इलाके में। कुमाऊं में अब कई लोग कहेंगे सर कुमाऊं गढ़वाल, उस टाइम कुमाऊं गढ़वाल जैसा आज दिख रहा है इस टाइप का सिस्टम नहीं था। मैंने आपको क्या बताया था, जो अलकनंदा नदी है इसका पूर्वी इलाका कुमाऊं कमिश्नरी के अंदर आता था। इसी में जो पौड़ी वौड़ी का इलाका है यहीं सम्मिलित था, ठीक है। और इधर को कौन सा? टिहरी रियासत था। तो 1815 का पहला सेटलमेंट किसके टाइम पे हुआ था? गार्डनर के टाइम पे हुआ था। और 1816 में दूसरा, ये किसने किया था? ट्रेल ने किया था। अब ये जो ट्रेल था, ये ट्रेल्स आपने दूसरे से लेके 7वीं तक के किसने किए थे? ट्रेल ने किए थे, यानी सेकंड से लेके सेकंड टू 7, ठीक है। ये दूसरे से 7वें तक के जो भू बंदोबस्त थे वो किसके द्वारा किए गए थे? ट्रेल साहब के द्वारा किए गए थे, ठीक है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चाहे कुमाऊं हो, या आपसे ये कभी नहीं पूछेगा गढ़वाल में किसने किया था, कुमाऊं में, ऐसा कुछ नहीं है। भूमि बंदोबस्त को लेकर सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि इस टाइम जो भूमि बंदोबस्त था उस टाइम कौन सा ही मतलब शासन कर रहा था, या क्या जो पूछेगा अभी बताता हूँ, ठीक है। यानी दूसरे से लेकर 7वें तक का भूमि बंदोबस्त किससे संबंधित था? ट्रेल महोदय से, यानी जो कमिश्नर हुआ करते थे ट्रेल, इसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आता है 8वां बंदोबस्त, 8th, ठीक है। अब देखिए 8वां बंदोबस्त अगर आपसे पूछता है किसने किया, ये था बैटन साहब से, मतलब जो बैटन यहाँ पे शासन कर रहे थे उनके द्वारा 8वां बंदोबस्त किया गया, ठीक है। किसके द्वारा? बैटन। आप इसको ऐसे ही लिख लीजिए, अभी बताता हूँ इसके बारे में क्या चीज़ें थी, ठीक है। यानी आप क्या करेंगे, पहला गार्डनर, दूसरे से लेके 7th ऐसे ही लिखिए, यहाँ पे लिखिए ट्रेल, फिर जो 8वां था वो किसका लिखेंगे आप? बैटन के द्वारा, ठीक है। अभी बताता हूँ पूरी चीज़ क्या है, वो सब समझाऊंगा, ठीक है। 8वां किसने किया था? बैटन ने किया था। जो 9वां भूमि बंदोबस्त हुआ था वो था विकेट का या बैकेट का, ठीक है। बैटन अलग है, विकेट या बैकेट अलग है, ठीक है। 9th किसने किया था? या तो आपको विकेट मिलेगा या बैकेट, जो भी मिलता है, ठीक है। विकेट या बैकेट, इसने कौन सा किया था? 9वें नंबर का भू बंदोबस्त किया था, ठीक। अब आता है 10वां और 11वां, ठीक है। देखो अब कुमाऊं गढ़वाल, अब इससे कोई मतलब नहीं है। जो 10वां माना जाता है कुमाऊं के इलाके में किया था गूंज द्वारा। किसने किया था? गूंज ने। और जो 10वां ही गढ़वाल के इलाके में था वो किया था पौ ने। किसने? पौ, ठीक है। यानी पौ व्यवस्था भी किससे थी? भू मतलब आपका ये भूमि बंदोबस्त है, ये पौ ने किया था। और जो 10वां कुमाऊं के इलाके में था, यानी कि कुमाऊं के इलाके में था, गढ़वाल के इलाके में था, तो ये पौ ने किया था। तो इस साइड को कौन कर रहा था? कुमाऊं के इलाके में आपका गूंज कर रहा था, ठीक है। और जो पौ व्यवस्था है संभवतः 1886 के आसपास की या 87 के आसपास की, ठीक है। 1887, ठीक है। 1887 के आसपास पे ये पौ ने व्यवस्था लाई थी। ये तो हो गए 10। और लास्ट जो 11वां था वो था इबटसन का। 11th किसका था? इबटसन का, ठीक है। इबटसन। अब देखिए आप लोगों को एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए, पहले से 11वीं तक कौन कौन थे? गार्डनर, दूसरे से 7 तक ट्रेल, उसके बाद जो भी आए, आपका बैटन आया, विकेट आए, या उसके बाद गूंज आया, पौ आया, इबटसन आया, आपने ये सीरीज बना लेनी है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको 1 बाय 1 करके इसके बारे में समझाऊंगा। अब देखिए मेन चीज़ तो अभी इसमें समझानी बाकी है, इसका आपने पूरे ढंग से देखना है, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है, जो इबटसन का है वो 1928 में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। 11वां नंबर का था। कुल कितने बंदोबस्त अगर आपसे पूछता है ब्रिटिश भू बंदोबस्त में, यानी कितने हुए थे ब्रिटिश के द्वारा? 11 का यहाँ पे बंदोबस्त किया था, ठीक है। और कारण क्या था वो मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए अब अंग्रेजों ने क्या किया, इस भूमि बंदोबस्त जब किया, लगान लेना था। लगान लेने के लिए क्या करना था? अलग अलग प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति की, ठीक है। उन अधिकारियों का जो क्रम था वो क्या था, देखिए सबसे पहले आता था सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है। सबसे ऊपर कौन हुआ करता था? सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर। इसके नीचे होते थे डिप्टी कमिश्नर। कौन होते थे? डिप्टी कमिश्नर। इसके नीचे कौन आता था? तहसीलदार। कौन आता था इसके नीचे? तहसीलदार। तहसीलदार के नीचे कानून को, ठीक है। आप इसको ऐसे ही करना, देखो सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, तहसीलदार, कानूनगो। कानूनगो के नीचे कौन आते थे? पटवारी। और ये पटवारी मैंने आपको बताया था, ये ट्रेल के द्वारा पटवारी सिस्टम शुरू किया गया था। और कब बताया था? लगभग 1819 के आसपास मैंने आपको बताया था ट्रेल ने क्या किया था? पटवारी सिस्टम, ठीक है। और इन पटवारियों के नीचे जो होते थे वो कौन होते थे? पटवारियों के नीचे जैसे प्रधान, ठीक है, कमीन, सयाना। ये मतलब एक प्रधान, वधान, सयाना या थोकदार, ठीक है।
थोकदार। ठीक है, इस टाइप का जो सिस्टम था, प्रधान, कमीन, सयाना, थोकदार, ये भी क्या करते थे, कभी ना कभी एक प्रकार का ब्रिटिश की सहायता करते थे, वो जो राजस्व वसूल करके देने को लेके थे। ठीक है, ये लोग क्या करते थे, ये अधिकारी गण जो थे ब्रिटिश का मेन स्तंभ हुआ करता था, जिसका मुख्य काम क्या था, आपका रेवेन्यू को देना था। ठीक है, रेवेन्यू देना। अब देखिए हम वन बाय वन शुरू करते हैं। अब हमारा मेन शुरू होता है कि ये बंदोबस्त कैसे चले। ठीक है, देखिए 1815 का गार्डनर का है, जब गार्डनर साहब यहाँ पे बंदोबस्त करने आए थे। वो जो बंदोबस्त था बहुत ज़्यादा उसके बारे में डिटेल नहीं है, लेखा जोखा नहीं हुआ था, एक प्रकार का जल्दबाजी में किया था और गोरखा मॉडल पे ही आधारित था। ठीक है, यानी गार्डनर का जो बंदोबस्त था, अगर आपसे पूछता है किस मॉडल पे था, वो गोरखा मॉडल पे ही क्या था, चला था। और ये पूछेगा नहीं, आपको इतना याद रखना है, पहला जो है कुमाऊं वगैरह के इलाके में 1815 में किसने किया था, गार्डनर ने। ठीक है, दूसरा मैंने क्या कहा, दूसरे से सातवें तक के बंदोबस्त ट्रेल के हैं, और जो ट्रेल साहब थे, इसने जब बंदोबस्त शुरू किया, अब देखो ये होता क्या है, दूसरा, तीसरा या चौथा जो भी बंदोबस्त है। ठीक है, जब ये कर रहा था स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में इसने एक एक वर्ष के लिए बंदोबस्त किया था। कितने वर्ष के लिए, एक एक वर्ष के लिए। अब इस एक वर्ष में बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो सका, क्योंकि देखो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पता है, गाँव की सीमाओं का पता नहीं है, भूमि जो आपने मतलब जो आप जो कर रहे हैं उसका स्पष्ट आपके पास जानकारी नहीं है, आपके द्वारा जो अधिकारी सयाना या कमीन या प्रधान वगैरह नियुक्ति की गई है उनके बारे में लोगों को स्पष्ट पता नहीं है कि कौन है, क्यों आए हैं। तो ये जो बंदोबस्त है ट्रेल साहब के, ये बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये 1818 या 19 के आसपास क्या करता है, एक बार 3 वर्ष के लिए बंदोबस्त कर देता है। जैसे ये कहता है, अब देखो हर साल बंदोबस्त करने से बेटर ये सोचता है 3 साल के लिए सेटलमेंट कर देते हैं, इस 3 साल में इनको रेवेन्यू प्राप्त होगा, फिर 3 साल के लिए करेंगे, इस टाइप से सोचता है। जो 3 साल के लिए करता है तो थोड़ा रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही भाई, 1 साल के कंपेयर में 3 साल में ज़्यादा तो मिलना ही मिलना है। तो हम लोगों ने वो नहीं देखना है, हम लोगों ने ट्रेल का देखना है 80 साला बंदोबस्त। वो क्या होता है वो आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ट्रेल से आपको 80 साला बंदोबस्त देखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब देखिए 1823 में, कब, 1823 में ट्रेल साहब ने एक नया बंदोबस्त लागू किया। ठीक है, और इसने क्या कहा कि जो हम ये सेटलमेंट कर रहे हैं एक एक साल, या इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट नहीं हो रहा, हम एक काम करते हैं, इसको 5 साल के लिए तय कर देते हैं। यानी आप 5 साल जो भूमि बंदोबस्त होगा, जैसे आज ट्रेल ने कर दिया और वो 5 साल के लिए लागू होगा। ठीक है, जो 1823 में इसने 5 साल के लिए भू बंदोबस्त लागू किया, इसी को बोला जाता है पंचसाला बंदोबस्त। क्या बोला जाता है, पंचसाला बंदोबस्त। ठीक है, अगर आपसे ये पूछता है पंचसाला बंदोबस्त किसने चलाया था, आप क्या कहोगे, ट्रेल साहब ने। यानी ट्रेल उस टाइम क्या था, कमिश्नर था। और ये जो पंचसाला बंदोबस्त चली थी वो लगभग कब चली थी, 1823 के आसपास। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। किसने चलाया था, ट्रेल ने चलाया था। ठीक है, अब देखिए ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, प्रत्येक गांव में जाकर भूमि का सीमांकन किया गया, गांव की सीमाओं को देखा गया, जोत भूमि कितनी है इसको नापने वगैरह का काम किया गया। एक प्रकार से गांव वालों को भी ये पता चला कि हमारे अंदर कितनी भूमि आ रही है, हमारे अंदर कौन से साधन है, कौन से संसाधन है। तो गाँव गाँव जाके क्या किया गया, सर्वेक्षण करने का काम किया गया। भले ही बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहा, लेकिन ट्रेल के प्रयासों की सराहना की जाती है। और ये जो 5 साल के लिए उसने, जब उसको लगा कि हाँ ये सक्सेस हो सकता है, तो उसने इस चीज़ को, इस बंदोबस्त को 5 साल के लिए फिर एक्सटेंड किया। यानी 5 साल के लिए एक्सटेंड करने के कारण इसी बंदोबस्त को पंचसाला बंदोबस्त कहा जाता है, जो किसके द्वारा किया गया, ट्रेल के द्वारा। और ये जो बंदोबस्त था ये 1823 की जगह संवत में अगर इसको निकालोगे तो 1880 आएगा। ठीक है, 1880 संवत में आने के कारण इसी बंदोबस्त को 80 साला बंदोबस्त या 80 साल बंदोबस्त भी कहा जाता है। ठीक है, 80 साला बंदोबस्त। ठीक है, या 80 साल बंदोबस्त। अब देखिए अगर आपसे पूछता है पंचसाला किसने चलाई, पंचसाला बंदोबस्त ट्रेल ने। कब चलाई, 1823 के आसपास। 80 साला बंदोबस्त किससे संबंधित है, ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था। ऑप्शन ऐसे भी आ सकता है, 80 साला भू बंदोबस्त किससे संबंधित है, ब्रिटिश भू राज व्यवस्था, चंद राज व्यवस्था, गोरखा राज व्यवस्था या पंवार राज व्यवस्था। ठीक है, कंफ्यूज मत करना। दूसरा, पंचसाला व्यवस्था किससे संबंधित थी, ब्रिटिश राज व्यवस्था, गोरखा राज व्यवस्था, जो भी है, या शासक का नाम आएगा जिससे संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रचलित होने के कारण इसको क्या भी बोला गया, 80 साला, क्योंकि संवत 1880 के टाइम पे था और ये किसके द्वारा चलाया गया था, ट्रेल के द्वारा चलाया गया था। ठीक है,
अब देखिए इसमें क्या हुआ था, जो भू लगान था, यानी जैसे जो इनको भू लगान मिल रहा था उसका भी सरकार ने अपना रिकॉर्ड दर्ज किया, और इसकी खास विशेषता ये थी जो भू लगान था इसके तहत भू स्वामियों को इसने बाद में क्या कर दिया, एक तो आप देखो जो इनको रेवेन्यू मिल रहा है उसको सरकार ने अपने में नोट करना शुरू कर दिया, यानी उसको क्या कर दिया सरकार ने अपने लेखों में डालना शुरू कर दिया इसी बंदोबस्त के साथ, ठीक है। बाद में जब इसको सफलता मिलने लगी ट्रेल को इस बंदोबस्त में, बाद में होता क्या था कि पहले जैसे गोरखा वगैरह के टाइम पे जो किसान वगैरह जो भी रेवेन्यू देते थे वो अलग अलग टाइप के लोगों को देना पड़ता था, नहीं एक प्रकार के बिचौलिए थे सरकार और किसानों के बीच। तो इसी ट्रेल ने बाद में एक काम किया, जो जितने भी बीच में बिचौलिए थे उनको हटा के इसने क्या कर दिया, किसानों या जो भूस्वामी जो भी रेवेन्यू देते थे उनके लिए ये व्यवस्था की कि वो सिर्फ एक जगह रेवेन्यू देंगे, ठीक है। ये नहीं कि अलग अलग जगह दें, सरकार का एक प्रतिनिधि होगा उसी को रेवेन्यू देंगे, बीच वाले लोगों को हटा दिया जाएगा, ठीक है। ये किसकी व्यवस्थाएं थी, आपका ट्रेल साहब की व्यवस्थाएं थी। अब देखिए पांचवा इसी के टाइम पे, फिफ्थ सिक्स्थ भी इसी के टाइम पे, सेवन्थ भी इसी के टाइम पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें आपको चेंजेस नहीं मिलेंगे, कुछ इसी टाइप के बंदोबस्त है। इसमें जो छठी बंदोबस्त है उसको तरमीम बंदोबस्त भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तरमीम बंदोबस्त। अब ये तरमीम वगैरह टर्मिनोलॉजी ये सभी भूलेख वगैरह से संबंधित है, ठीक है। तरमीम बंदोबस्त भी बोला जाता है। किसको बोला जाता है, तरमीम बंदोबस्त, छठे को। यानी पांचवा, छठा और सातवां बंदोबस्त जो है वो भी किसके द्वारा चलाया गया, ट्रेल के द्वारा, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए आपकी आती है बेटन साहब की, ठीक है। ये बहुत फेमस है, ये क्या था, बहुत फेमस था, क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है, ठीक है। अब बेटन जो जब ये मतलब आया, इसने जो भू व्यवस्था की थी, जैसे अभी मैंने आपको ट्रेल का बताया था उसका पंचशाला था, इसने जो व्यवस्था की, इसने एक ऐसी व्यवस्था दी जिसको 20 वर्षों के लिए लागू कर दिया गया। क्या कर दिया गया, 20 वर्ष के लिए। यानी आज हम इनने सेटलमेंट किया और बोला 20 साल तक यही रहेगा। इसी जो 20 साला इस 20 वर्ष का था इसको बोला जाता है 20 साला बंदोबस्त, ठीक है। अगर आपसे पूछता है 20 साला बंदोबस्त किसका था, आप क्या कहोगे, बेटन का 20 साला बंदोबस्त, ठीक है। और यानी 20 साला बंदोबस्त किसका था कहेगा तो आप क्या कहोगे, बेटन का था, ठीक है। इस बेटन ने चलाया। या पूछता 20 साला बंदोबस्त किससे संबंधित था, आप क्या कहोगे, ब्रिटिश भू मतलब जो ये हो रही है क्या, बंदोबस्त हो रहा है। 20 साला बंदोबस्त किससे किसकी विशेषता रखता है, ब्रिटिश भू व्यवस्था से या आपका चंद्र राज व्यवस्था से, जो भी पूछता है आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और कितने वर्ष के लिए था, 20 वर्ष के लिए था, ठीक है। अब इसमें क्या किया है इसने, इसकी सबसे बड़ी विशेषता मैं आपको बताता हूँ। इसने जो खसरा तरीके से भूमि मतलब नाप का था, जैसे जो भूमि वगैरह होती थी उसमें कौन सा इलाका जोत है कौन सा अजोत है, इन सब के लिए खसरा पैमाइश अपनाई थी, ठीक है। ये खसरा खतौनी आपने सुना होगा, मैंने परसों भी बताया था। अगर आपसे पूछता है खसरा सिस्टम किसने लागू किया गया था भूमि मापन के लिए, तो वो किसका था, बेटन ने। यानी खसरा के आधार पर इसने भूमि का नाप जोख करा है, ठीक है। अब 20 वर्ष के होने के कारण इसको 20 साला बंदोबस्त भी कहते हैं। अब देखिए इसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। इसमें था क्या, इसने कोई अलग सा फॉर्मूला नहीं लाया था भू बंदोबस्त के लिए, ठीक है। यानी जो इनको लगान वसूली रही थी, इसने कोई नया ना लाके पहले के जो गांव होते थे उनके पुराने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रखे कि वहाँ किस तरीके से भू मतलब आपका रेवेन्यू लिया जाता था, वहाँ जो है कितना हो सकता है, वहाँ की जनसंख्या कितनी है, इसके आधार पर वो समझाता हूँ आपको। देखो इस व्यवस्था में क्या किया था, इसने क्या किया, जो प्रधान वगैरह होते थे, प्रधान गाँव में प्रधान, उनसे ये कहा आप लोग सरकार को क्या देंगे, रेवेन्यू देंगे। और ये प्रधान कैसे नियुक्त किए जाएंगे, गांव के द्वारा ही अपने में से किसी को प्रधान बनाया जाएगा। उसका ये दायित्व होगा वो प्रधान क्या करे, सरकार को उसका हिस्सा दे लगान में, ठीक है। दूसरी इसने क्या व्यवस्था की, जैसे जहाँ खाईकर वगैरह होते थे, खाईकर मतलब एक प्रकार का जो जमीन कमा रहे थे, मालिक की जमीन कमा रहे थे, ठीक है। वहाँ जो खाईकर होंगे वहाँ प्रधान नियुक्त नहीं होंगे, प्रधान सिर्फ ये करेगा कि रेवेन्यू दे देगा, वहाँ प्रधान वगैरह नियुक्त नहीं होंगे। इसने एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट चलाया, नया आबाद गांव, ठीक है। नया आबाद या नयाबाद भी कहते हैं, ठीक है। यानी जैसे कोई वन भूमि वगैरह होगी, बाद में वहाँ गांव वगैरह बस गए थे, तो इस नए आबाद गांव में क्या होता था, जैसे आजकल भी देखते होंगे बहुत से इलाकों पे कब्जा कर लेते हैं गांव घरों में, जंगल वगैरह के इलाके में, ठीक है। अगर बाद में वहाँ गाँव बस गया और जिसने कब्जा कर रखा है वो वहीं बाहर है, तो उन लोगों का, उन मालिकों का जिसने कब्जा किया था, उनके सारे अधिकार क्या कर दिए गए, इसके द्वारा खत्म कर दिए गए, ठीक है। नया आबाद गाँव में, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो नए आबाद गाँव थे वहाँ अगर किसी ने पहले से कोई संपत्ति वगैरह
वगैरह कब्जा कर रखी होगी उसके अधिकारों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा, इसी के द्वारा, ठीक है, ये भू बंदोबस्त के द्वारा, जो इसका मैं जिसका आपको बता रहा हूँ, यानी आपका बैटन के द्वारा। अब देखिए इसके अलावा क्या था, इसने जो रेवेन्यू उगाही का सिस्टम अपनाया, यानी जो इसको राजस्व मिल रहा था, इसने क्या किया, हर गांव का रिकॉर्ड रखा। इसकी बहुत बड़ी विशेषता, जैसे ये गांव, ये गांव, ये गांव, ठीक है, यहाँ इसने देखा जनसंख्या कितनी है हर गांव में, यहाँ देखा इसको कितना इनके पास संपत्ति है, यहाँ देखा कि जो आबादी है उसका मेन आय का स्रोत क्या है, यानी गांव के रिकॉर्ड और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा कि आखिर इस गांव से आज तक जो रेवेन्यू दिया जाता था वो किस प्रकार से अलग अलग शासन टाइम में दिया जाता था। उसके आधार पे इसने क्या कर दिया, हर गांव से एक राजस्व इतना मिलेगा करके वसूली, यानी हर गांव का अपना रिकॉर्ड रखा गया, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, हर गांव का रिकॉर्ड, ठीक है, हर गांव का इसने क्या रखा गया था, रिकॉर्ड रखा था। और इसी रिकॉर्ड के आधार पे कोई नई व्यवस्था न लग कर गांव के रिकॉर्ड के आधार पर रेवेन्यू वसूला था। आपसे पूछता है कि हर गांव का रिकॉर्ड रखने के आधार पर राजस्व सिस्टम जो वसूली था, जो भूबंदोबस्त था, वो किसका था, आपका पूछता है, आप क्या बता सकते हो इजीली, उसका नाम बैटन का बता सकते हो, ठीक है। ये तो व्यवस्था थी बैटन की। और इससे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 20 साला बंदोबस्त, और ये कितने साल की थी, 20 साल के लिए, इसी इसको 20 साला बंदोबस्त कहते हैं, ठीक है। और अगला आएगा विकेट या वैकेट, ठीक है। जो व्यवस्था आती है, वैकेट या विकेट भी कहते हैं इसको, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी, वैकेट या विकेट, जो भी आपका पेपर में पूछता है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है विकेट व्यवस्था का संबंध था ब्रिटिश भू राजस्व से, यानी ब्रिटिश भू बंदोबस्त से, ठीक है, ये आपको कर लोगे। अब देखिए इसने क्या किया, जैसे आपका इससे पहले बैटन वगैरह थे, वो भी कोशिश कर रहे थे कि हम ज़मीन को नापें या ये करें, उतना आपको डिटेल नहीं जाना है, जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको अभी जब इसका एंड हो जाएगा ये चीज़, तब मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूंगा इसके, ठीक है। तो वैकेट या विकेट ने क्या किया था, एक प्रकार के जोतों का सही निर्धारण करना, यानी जोत जो होते हैं, जुती हुई भूमि उसका, ठीक है, जोतों का सही निर्धारण करने का प्रयास किया, ठीक है, सही निर्धारण, यानी कितनी आखिर जोत भूमि है इसका निर्धारण। और इसके लिए इसने बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, इसने क्या किया, उस जोती हुई भूमि यानी पर्वतीय इलाकों में, जैसे आप देखते हैं पर्वतीय इलाकों में खेतों के नापना कितना कठिन है, क्योंकि एक फिक्स स्ट्रक्चर तो नहीं है उसका, तो इसने क्या किया, इन जोत भूमि के पहाड़ी इलाकों में जो खेत वगैरह होते हैं उसको मापने के लिए एक फॉर्मूला अपनाया था, ठीक है, यानी उसका क्षेत्रफल कितना है उसके लिए इसने एक रस्सी प्रणाली अपनाई थी, एक रस्सी टाइप की थी जो कुछ मीटर लंबी चौड़ी जो भी होगा, तो खेतों की लंबाई और चौड़ाई इसने क्या किया, उससे ज्ञात करना शुरू किया, ठीक है। उस रस्सी को बोला जाता था जरीब, क्या बोला जाता था, जरीब, ठीक है। अगर आपसे ये पूछते हैं किसके द्वारा, अब ये कमिश्नर नहीं था, ठीक है, एक प्रकार का असिस्टेंट कमिश्नर आप इसको कह सकते हैं। तो अगर आपसे ये पूछता है किसके द्वारा जोत भूमि का क्षेत्रफल नापने के लिए डोरी पैमाइश अपनाई गई थी, यानी डोरी या रस्सी जो भी होता है, ठीक है, डोरी पैमाइश, ठीक है। अगर आपसे ये पूछता है किसके द्वारा जमीन नापने के लिए डोरी पैमाइश चलाई गई थी, आप क्या कहोगे, विकेट या वैकेट, ठीक है। और ये जो डोरी पैमाइश थी इसको जरीब बोला जाता था, नहीं, डोरी पैमाइश को क्या बोला जाता था, जरीब बोला जाता था। और ये खेतों का क्या निकालने के लिए होता था, क्षेत्रफल वगैरह निकालने के लिए होता था। अब देखिए ये कब हुआ था, ये 1860 के दशक में हुआ था। कभी ईयर वगैरह आपसे नहीं पूछेगा, अगर आपसे पूछता भी है मोटा मोटा अनुमान आप ये लगाना 1861 के आसपास से हुआ था, ठीक है। कहीं इसको 56-57 भी लिखा है, कहीं लिखा है 61 में कंप्लीट कर लिया था, कहीं लिखा है 1861 से 1864 तक चला था। तो जब अगर ये डाउटफुल होता है या तो ईयर इसी के आसपास के देगा, बाकी बहुत दूर के ईयर दे देगा, और तो आप कंफ्यूज मत करना, वरना ईयर देगा ही नहीं, ठीक है। आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि डोरी पैमाइश वगैरह किससे संबंधित थी, ठीक है। ये तो किसका था, वैकेट का, विकेट का था। अब देखिए लास्ट जो आते हैं गूंज वगैरह और पौ वगैरह, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता होना चाहिए। पौ लगभग 1886 के आसपास इसने किया था, 1887 के आसपास, ठीक है, 1887 के आसपास। और इबटसन का जो आता है वो लास्ट था 11वां, कब आता है, 1928 के आसपास, ठीक है। ये चीज़ें थी, ठीक है। बाकी जमीन भी होती थी, भूमि अलग अलग टाइप की होती थी, जैसे मतलब आपका सिंचित थी, असिंचित थी, ये सब इन्हें कैटेगराइज किया जाता है। एक ज़मीन लिख लीजिए आप, केसर ए हिंद, कैसी होती थी वो, केसर ए हिंद, ठीक है, केसर ए हिंद, मतलब एक इस प्रकार की ज़मीन थी ये जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं थी, मतलब एक प्रकार की बंजर भूमि थी जिसको सरकार को दे दिया जाता था, ठीक है। तो केसर ए हिंद जो भूमि थी वो अपने आप में बंजर भूमि थी, ठीक है,
बंजर भूमि, और ये किसके पास रखी जाती थी? सरकार को दे दी जाती थी, इस पर सरकार का नियंत्रण होता था केसरे हिंद पे। ठीक है, ये तो था आपका भू बंदोबस्त या भूमि बंदोबस्त से। ठीक है, अब देखिए बहुत डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं मोटा मोटा अनुमान बता देता हूँ। ठीक, 1815 गार्डनर, 1816 से 7 लगातार ट्रेल के द्वारा की गई। ठीक है, 7 तक ट्रेल का 80 साला बंदोबस्त, जिसको पंचसाला बंदोबस्त भी बोला जाता है। उसके अलावा ट्रेल के द्वारा जो बिचौली वगैरह थे, जो अलग अलग मतलब आपका रेवेन्यू वगैरह लेते थे अलग अलग जगह, उसको एक जगह करके एक ही सक्षम अधिकारी को आप रेवेन्यू देंगे, वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो बैटन की व्यवस्था थी, जिसको 20 साला बंदोबस्त कहा जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। उसमें उसने क्या किया? गाँव का निर्धारण किया, गाँव का पुराना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख के रेवेन्यू तय किया कि यहाँ से इतना राजस्व लिया जाएगा। बाकी प्रधान वगैरह ये सिस्टम बहुत ज़्यादा आपने नहीं पढ़ना है। विकेट के बारे में पता होना चाहिए। जरीब नामक इसने क्या अपनाया था? वो अपनाया था रस्सी सिस्टम, यानी डोरी पैमाइश इसने अपनाई थी। इबर्टसन का मैंने बता दिया अंतिम था इनके समय पे। ये तो मेन चीज़ें आपकी भू बंदोबस्त को लेकर थी ब्रिटिश शासन की। तो इतने से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही है। अगली वीडियो में हम जो देखेंगे, आप लोगों को मैं अब या तो संभवतः हिंदी की क्लासें दूँ कुछ, और जो उत्तराखंड की क्लास आएंगी वो 2-3 क्लासों के बाद आएंगी। तब तक आप लोग इतना पूरा सेट कर लीजिए। कल का जो सेशन रहेगा, लाइव क्विज सेशन रहेगा, उसका टाइम मैंने आपको बता दिया 7:30। ठीक है, बाकी कुछ लोगों की डिमांड है, सर हमें करंट अफेयर भी पढ़ा दीजिए। ठीक है, अब देखिए करंट अफेयर के लिए अलग से क्लास लाना तो मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल हो पाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं फिर भी कि करंट अफेयर की एक क्लास अलग से दी जाए, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पक्का बता देना कि हमें करंट की भी क्लास पढ़नी है। मैं कोशिश करूंगा कि कोई ना कोई एक ऐसा दिन निकालूँ आपके लिए हफ्ते में, जिस दिन मैं आपको करंट की क्लास दे सकूँ। हो सके सैटरडे हो जाए, या मैं लाइव आने से पहले संडे को ही एक 10 या 15 मिनट करंट अफेयर आपकी एग्जाम के अकॉर्डिंग बना दूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।